मैं एक 40 साला खातून हूं। मेरी जिंदगी अपने 2 जवान बेटों और एक अकलौती बेटी के गर्द घूमती है। मेरी बेटी जिसका नाम शाजिया है, मेरी आंखों का तारा है। मैंने उसे बड़े नाज व नाम से पाला है। इसकी हर खुशी के लिए मैंने अपनी जान तक कुर्बान करने की कोशिश की है। शाजिया की शादी को सिर्फ 3 माह हुए थे। जब उसका रिश्ता आया तो मैंने अपने दामाद इरफान को पहली नजर में पसंद कर लिया था। बाकी बातें मेरे शवहर इस्लाम और दीवर नासिर ने देख ली और सब राजी हो गए। खैर, शाजिया की शादी हो गई। शादी के बाद जब वो मैके आती तो उसके चेहरे पर सुकून देखकर मेरा दिल खुशी से भर जाता। इब्तिदाई चंद महीने बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन फिर मैंने देखा कि वक्त के साथ इरफान का रवैया बदलने लगा। शाजिया की आंखों में आंसू नमूदार होने लगे। शुरू में मैंने समझा कि शायद कोई मामूली बात है, मगर वक्त गुजरने के साथ मामला संगीन होता जा रहा था। मैं अपनी बेटी की तकलीफ देखकर खामोश न रह सकी, इसलिए मैंने इरफान को घर बुलाया। दोपहर का वक्त था। इस्लाम बीमार थे और अपने कमरे में सो रहे थे। मेरे बेटे दफ्तर में थे। घर में मुकम्मल सन्नाटा था। जब इरफान आया तो मैंने उसे ड्राइंग रूम में बैठाया, कुछ खाने पीने का सामान रखा और सीधा बात पर आ गई। मैंने कहा, बेटा, तुम्हारा रवैया शाजिया के साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। क्या बात है? इरफान ने मेरी तरफ देखा, हल्का सा मुस्कुराया और कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं। फिर उसने ऐसी बात कही कि मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। वो बोला, सच तो ये है कि मैंने शाजिया से शादी आपकी वजह से की है। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा, तुम्हारी बात का क्या मतलब है? वो कहने लगा, मुझे आप पसंद थीं, लेकिन जाहिर है आप शादीशुदा हैं और आपके बच्चे भी हैं। मैंने शाजिया से शादी इसलिए की ताकि आपके करीब रह सकूं। मैं गमसम बैठी रही। इसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे रख गया था। इरफान ने बात आगे बढ़ाई और कहा, मुझे शाजिया में कोई दिलचस्पी नहीं। अगर आप मुझे न मिलें तो याद रखें, मेरा और शाजिया का ताल्लुक सिर्फ नाम का रह जाएगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की और कहा, यह गलत है, मैं तुम्हारी सास हूं। मगर वो हंसकर बोला, आप एक औरत भी हैं और मेरा दिल रिश्तों से आजाद है। फैसला आपके हाथ में है। ये कहकर वो उठा और हमारे घर से चला गया। उसके जाने के बाद मैं सोच में डूब गई। एक तरफ बेटी की खुशी और घर का सवाल था, दूसरी तरफ ये अजीब शर्त। लेकिन उसकी बातों में जो जद और इरादा था, इससे मुझे अंदाजा हुआ कि वो पीछे हटने वाला नहीं। मैं काफी देर तक ड्राइंग रूम में बैठी रही, सोचती रही कि मैं ये क्या सुन रही हूं। वो दामाद जिस पर मैंने भरोसा किया, जो मेरी बेटी का शवहर है, वो मुझसे ऐसी बात कह रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि ये नाकाबिल माफी है, लेकिन मेरा दिमाग शाजिया की आंखों में बहते आंसू दिखा रहा था। इरफान की धमकी साफ थी, अगर मैं उसकी बात न मानी तो वो शाजिया से दूर हो जाएगा और मेरे घर और बेटी का घर बिखर जाएगा। शाम हो रही थी। मैं खिड़की के पास खड़ी बाहर अंधेरे को देख रही थी। मेरी जिंदगी में बरसों से एक अंधेरा छाया हुआ था। इस्लाम की बीमारी ने घर की रौनक खत्म कर दी थी। मैं एक औरत थी, मेरे भी जज्बात थे, लेकिन मैंने कभी उनके बारे में सोचने की जरूरत न समझी। इरफान की बात पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन कहीं अंदर एक खला भी जाग रहा था। मैंने सिर झटक कर खुद को समझाया और बावर्ची खाने में जाकर शाजिया के लिए खाना बनाने लगी, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। इतना कि सालन बनाते हुए वो बाहर गर रहा था। इस रात में देर तक जागती रही। इरफान का चेहरा बार बार सामने आ रहा था, खास तौर पर उसकी वो बात की, मैंने ये शादी आपके लिए की। अगले 2 दिन मैंने इस मामले पर किसी से बात नहीं की। ये ऐसी बात थी कि अगर कोई सुन लेता तो न सिर्फ मेरा बल्कि शाजिया का घर भी उजड़ सकता था। मैं जानती थी कि उसका फैसला मुझे अकेले करना है। 3 दिन बाद शाम के वक्त मैंने खुद इरफान को फोन किया। मेरी आवाज में वो शर्म थी जो एक मां को अपने बेटे से बात करते हुए महसूस होती है।
मैंने गहरा सांस लिया और कहा, मैंने बहुत सोचा। शाजिया की खुशी और घर की खातिर मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। ये सब सिर्फ एक बार होगा। इसके बाद तुम शाजिया के साथ पहले जैसा रवैया रखोगे। वो जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, अब फिक्र ना करें, जब वजह बदल जाएगी तो मेरा रवैया खुद ब खुद बदल जाएगा। मैंने फोन बंद किया, लेकिन मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। अगली सुबह में देर तक बस्तर पर लेटी रही। ज़हन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि क्या मैं सही कर रही हूं। लेकिन जब शाजिया का मासूम चेहरा और उसकी नम आंखें याद आते तो मैं दिल सख्त कर लेती। दोपहर को इरफान का फोन आया। इसने कहा, कल शाजिया अपनी सहेलियों के साथ पकनक पर जा रही है। सुबह 11 बजे निकलेगी और शाम को वापस आएगी। मैं घर पर अकेला हूं, आप आ सकती हैं? उसकी बात सुनकर मेरे हाथ कांपने लगे। ये वो लम्हा था जिसकी तरफ मैं कई दिनों से बढ़ रही थी। मैंने कहा, ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आ जाऊंगी। जैसे ही शाजिया निकले मुझे फोन कर देना। अगला दिन जैसे बहुत आहिस्ता गुजर रहा था। सुबह से ही मैं अजीब कैफियत में थी। न किसी से ज्यादा बातें की, न घर के मामूल के काम किए। जब शाजिया तैयार होकर पड़ोसियों के साथ निकल गई तो मैं इरफान के फोन का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद उसका फोन आया। वो बोला, मैं इंतजार कर रहा हूं, आप जल्दी आ जाएं। मैं नहाकर हल्का सा मेकअप किया, बाल संवारे और आईने में खुद को देखा। दिल में एक सवाल अब भी मौजूद था कि क्या ये सब वाकई मजबूरी है या मैं दिल से कर रही हूं। घर से निकलते वक्त डर लग रहा था कि कहीं कोई देख न ले। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था। कुछ ही देर में इरफान का घर आ गया। उसने दरवाजा खोला तो उसके चेहरे पर खुशी और एक अजीब सी चमक थी। वो कहने लगा, अंदर आ जाएं, मैं कब से इंतजार कर रहा था। मैंने कमरे में कदम रखा। अंदर मुकम्मल खामोशी थी। इरफान ने ड्राइंग रूम के बजाय सीधा बेडरूम का दरवाजा खोला और कहा, यहां बैठें, मैं आपके लिए कुछ लाता हूं। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उसने शरबत लाया जो मैंने आधे मिनट में खत्म कर दिया। इस वक्त मुझे बार बार अपनी वो बात याद आ रही थी कि ये सब सिर्फ एक बार होगा और मैं ये शाजिया की खुशी के लिए कर रही हूं। लेकिन इरफान की आंखों में जो इत्मीनान और फतह का एहसास था वो साफ नजर आ रहा था। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, याद रखना, ये सब बस एक बार होगा। वो मुस्कुराकर बोला, मुझे सब याद है। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं। ये फैसला जो मैंने शाजिया के लिए किया था अब हकीकत में बदलने जा रहा था। बेडरूम में हल्की रोशनी थी, खिड़की पर पर्दे थे और हवा में एक खुशबू थी। शायद इरफान ने खुसूसन ये माहौल बनाया था। वो मेरे सामने बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा इत्मीनान था। जब उसने मेरा हाथ पकड़ा मैंने फौरन कहा, मैं फिर कह रही हूं, ये बस एक बार होगा। इसके बाद तुम शाजिया के साथ पहले जैसे हो जाओगे। वो मुस्कुराकर बोला, मैंने वादा किया है और वादा वफा करूंगा। आप बस आज की दोपहर को यादगार बना दें। उसकी बात सुनकर मैंने नजरें झुका लीं। मेरे दिल में एक जंग चल रही थी। एक तरफ जमीर का बोझ था, दूसरी तरफ शाजिया का मुस्कुराता चेहरा और उसके घर का सुकून। इरफान मेरे करीब आया। इसका लहजा पहले से ज्यादा नर्म और संजीदा था। वो कहने लगा, आप नहीं जानते मैंने कितने दिन ये लम्हा सोच रखा था। शादी के दिन से ये ख्वाहिश थी, बस मौका न मिला। मैंने बात बदलने की कोशिश की और कहा, तुम्हें अंदाजा है कि ये कितना बड़ा कदम है? वो बोला, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि ये लम्हा हमारे दरमियान हमेशा राज रहे। वो करीब बैठकर माहौल को मजीद नर्म कर रहा था। हल्की सी खुशबू, बंद कमरा और हमारे दरमियान खामोशी, ये सब मिलकर लम्हों को यादगार बना रहे थे। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि अगर ये सब ना होता, अगर मैं इरफान को साफ इनकार कर देती तो शायद शाजिया की जिंदगी मुख्तलिफ होती। लेकिन फिर ख्याल आया कि वो खुश न रह पाती।
इरफान ने आहिस्ता से कहा, आपको देखकर लगता नहीं कि आप शाजिया की मां हैं। आप अब भी इतनी खूबसूरत हैं कि कोई भी आपकी तरफ माइल हो सकता है। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन फौरन कहा, तुम ज्यादा बातें ना बनाओ, बस अपना वादा याद रखो। उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे अपना वादा याद है और आज का दिन भी याद रहेगा। बातों के साथ वक्त गुजरता गया। मैं खुद को एक ऐसे दायरे में महसूस कर रही थी जहां से वापस जाना मुश्किल था। इरफान ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था और मैंने महसूस किया कि मेरी मुजाहमत आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी। मेरे जहन में बार बार शाजिया का ख्याल आ रहा था। मैं खुद को यही समझा रही थी कि ये सब इसके घर को बचाने के लिए है। इरफान की बातों में वो कशिश थी जो बरसों बाद किसी ने मुझे महसूस कराई थी। हमारे दरमियान की खामोशी अब बातों से ज्यादा गहरी थी। कमरे का माहौल, हल्की खुशबू और बंद दरवाजा, ये सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बना रहे थे जहां बाहर की दुनिया का कोई वजूद न था। मैंने दिल ही दिल में आखिरी बार कहा, ये बस एक बार है, इसके बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये थी कि मैं जानती थी कि आज के बाद सब बदल जाएगा। वक्त कैसे गुजरा मुझे अंदाजा न हुआ। बाहर शाम की रोशनी मध्यम हो रही थी। इरफान उठा और कहने लगा, अब थोड़ा आराम कर लें। मेरा दिल पहले से हल्का महसूस हो रहा था, जैसे मैंने एक भारी बोझ उतार दिया हो। वो वापस आया। हमने मुख्तसर बातें की। वो बार बार यही कह रहा था, आप नहीं जानते, आपने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा कर दिया। मैंने सिर्फ इतना कहा, अब बस वादे पर कायम रहना, शाजिया का घर खुशियों से भर दो। वो मुस्कुराकर बोला, अब देखेंगे सब बदल जाएगा। शाम हो रही। मैं सानिया हूं। मेरी उम्र 40 साल है और मैं एक शादीशुदा औरत हूं। मेरी शादी इस वक्त हुई जब मैं 24 साल की थी। अल्लाह ने मुझे एक बेटे की मां बनाया, लेकिन मैं आज भी जब आईने में खुद को देखती हूं तो महसूस होता है कि वक्त ने मेरी खूबसूरती को और भी निखार दिया है। मैं एक स्मार्ट औरत हूं। मेरे लंबे बाल, आंखों में काजल की लकीर और गोरी रंगत है। अक्सर मोहल्ले की औरतें कहती हैं कि सानिया, तुम पर तो शादी के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर से मेरा दिल जानता था कि फर्क पड़ चुका था। मेरा शौहर इंजीनियर था। इसका तबादला एक दूसरे शहर में हो चुका था। नौकरी अच्छी थी, लेकिन मुसीबत ये थी कि वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन घर आते थे, और जब वो आते तो सारा दिन आराम करते, खाने पीने की फरमाइशें करते और फिर वही थकन। मैं तड़पती रहती थी, लेकिन वो मेरे जज्बात समझने से कासिर थे। शुरू में मैंने अपने आप को काबू में रखा, लेकिन फिर वही बात, जब इंसान का दिल खाली रहने लगे तो वो कुछ ना कुछ तलाश कर लेता है। ये गर्मियों का मौसम था। मेरा बेटा दोपहर को दूध पीकर सोया हुआ था और मैं भी टीवी देखते हुए सो गई। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजे के पीछे से आवाज दी कि बाहर कौन है। बाहर से मर्दाना आवाज आई, बीबी कालीन खरीदना है। मैंने झांक कर देखा तो एक मजबूत जिस्म वाला पठान दरवाजे पर खड़ा था। उसकी उम्र 50 साल के करीब थी। वो पसीने में शराबूर, हाथ में 2-3 कालीन थामे। गर्मी के आलम में उसकी शख्सियत में एक अजीब कशिश थी। मैंने एक लम्हा सोचा, फिर कहा, भाई अंदर आ जाओ। वो कालीन उठाए अंदर आया। सहन में आकर कालीन जमीन पर रख दिए। मैंने दरवाजे के कोने से बाहर देखा। पूरी गली सुनसान थी। मैंने फौरन दरवाजा बंद कर लिया। मैंने कुर्सी की तरफ इशारा किया। मैंने कहा, भाई यहां बैठ जाओ। वो खामोशी के साथ बैठ गया। कहने लगा, बीबी थोड़ा पानी मिल सकता है। मैं किचन में गई और बोतल लाकर उसके सामने रखी। उसने गिलास भरकर एक सांस में पानी पिया। वो साथ साथ मुझे देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी रख्सार के अंदर तक झांक रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं झुककर कालीन देखने लगी, लेकिन उसकी नजरें मुसलसल मेरे जिस्म पर थीं। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, इतनी गर्मी में तुम ये सब उठाकर फिरते हो, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। वो थोड़ा सा शर्माया।
फिर आहिस्ता से कहने लगा, हिम्मत भी है बीबी, लेकिन कभी कभी इंसान को सिर्फ रोजी के लिए सब कुछ करना पड़ता है। मैंने उसके हाथ को गौर से देखा। सख्त और बहुत मजबूत थे। मुझे यूं लगा जैसे वो हाथ किसी औरत को छू लें तो वो कांप जाएगी। अचानक उसने सवाल किया, कहने लगा, बीबी आप अकेली रहती हैं? उसकी बात सुनकर मेरा गला खशक होने लगा। मैंने कहा, हाँ मैं अक्सर अकेली रहती हूं। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा। इसकी मुस्कुराहट में अजीब जुर्अत थी। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मुझे लग रहा था कि फजा में कोई अनदेखा खेल शुरू होने वाला था। मैंने जानबूझकर उसके करीब जाकर उसके कालीन को हाथ लगाया। मैंने कहा, ये वाला अच्छा लग रहा है। इसने भी हाथ बढ़ाकर वही कालीन पकड़ा और पहली बार हमारी उंगलियां एक दूसरे को छू रही थीं। मुझे एक झटका लगा। मैंने तेजी से अपना हाथ खींच लिया, लेकिन मेरे दिल के अंदर हलचल बहुत बढ़ चुकी थी। वो मुझसे कहने लगा, बीवी आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? इसकी बात सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ी। मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, हाँ, वही जो एक औरत चाहती है और एक मर्द चाहता है। मेरी ये बात सुनकर इसकी आंखों में एक शला भड़क उठा। वो उठ खड़ा हुआ। मेरा दिल कांप रहा था, लेकिन जिस्म जैसे खुद ब खुद रखने को तैयार नहीं था। मैंने कहा, पहले तुम नहा लो, तुमसे पसीने की बदबू आ रही है। वो मुस्कुराकर कहने लगा, हौसलहाना किधर है? मैंने हाथ के इशारे से उसे बाथरूम का रास्ता बताया तो वो अंदर चला गया। मैं तेजी से अपने कमरे में गई। कमरे में स्प्रे किया, पर्दे खींचे और बस्तर के कोने पर बैठ गई। मेरा दिल धड़क रहा था, जैसे अभी सीना फाड़कर बाहर आएगा। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला और वो तौलिया लिपीटे कमरे में दाखिल हुआ। इसका चौड़ा सीना देखकर मैं हैरान हुई। ऐसा लगा जैसे कोई पहाड़ी शेर मेरे सामने खड़ा था। वो मुस्कुराता हुआ बस्तर पर बैठा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और इस वक्त को यहां रोक दूं। बस यही वो लम्हा था जहां से मेरी कहानी ने वो मोड़ लिया जिसका मैंने कभी सोचा नहीं था। कमरे की फजा बदल चुकी थी। खिड़की से आती हल्की हवा और सामने तौलिया लपेटे वो बैठा हुआ था। ये सब कुछ किसी ख्वाब की तरह लग रहा था। मेरे दिल की धड़कन कानों तक सुनाई दे रही थी। मैंने हिम्मत की ओर इससे कहा, इतना काम करने के बाद तुम थकते नहीं हो? वो मुस्कुराकर कहने लगा, बीबी जी थकन है, लेकिन सामने आप बैठी हैं। थकन भला कहाँ बाकी रहती है। इसकी बात सुनते ही मेरे अंदर की औरत जैसे जाग उठी। इसकी बातों में वही गर्मी थी जिसकी मुझे कमी महसूस होती थी। शवहर के होते हुए भी मैं जैसे अधूरी रहती थी और आज अजनबी मुझे भरपूर तौजा दे रहा था। वो मेरे करीब आया, इतना करीब कि उसके जिस्म से उठती हुई खुशबू और गर्मी मेरे बदन को छूने लगी। वो कहने लगा, मेरे घर वाले बहुत दूर हैं, यहां तो सिर्फ मैं रोजी के लिए आया हूं। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी बात भी किसी से करूंगा। मैंने उसकी बात सुनकर अपनी नजरें झुका लीं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि वो मेरी तरफ देखता रहे। कमरे की खामोशी में बस दिलों की धड़कन थी। उसने आहिस्ता से मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। मैं कांप गई, लेकिन पीछे हटने के बजाय मैं खामोश बैठी रही। वो कहने लगा, बीबी जी, इंसान उनका नसीब कभी कभी ऐसे मौके देता है जैसे आज दिया है। मैंने आंख उठाकर उसको देखा। इसकी आंखों में ख्वाहिश की शिद्दत थी और मेरी आंखों में बरसों का हल्कापन। दोनों जज्बे एक साथ मिलकर ऐसी लहर पैदा कर रहे थे जिन्हें रोकना मुमकिन नहीं था। मैंने मुस्कुराकर कहा, पहले ये कालीन समेट लो, नहीं तो बच्चा जाग जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी। वो हंसकर कहने लगा, आपको फिक्र है बच्चे की और मुझे आपकी फिक्र है। इसके अल्फाज मेरे दिल को छू रहे थे। वो फिर मेरे करीब आया। मैंने महसूस किया कि उसकी करबत मेरे अंदर तूफान जगा रही थी, जिस तूफान को मैं बरसों से दबा रही थी। दिल कह रहा था कि ये लम्हा बस यहां पर रख जाए। वो कहने लगा, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे एक बात कहूं। मैंने नजरें झुकाए हुए कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? कहने लगा, आपकी आंखें जैसे किसी पहाड़ी चश्मे का पानी है, जितनी देर देखता हूं
इतनी ही प्यास बढ़ती है। इसकी बात सुनकर मेरा चेहरा सरख होने लगा। मैंने कमीज से मन्ना छिपाने की कोशिश की, लेकिन दिल के अंदर एक लज्जत भर रही थी। कोई मुझे इस तरह देखे, इस तरह चाहे, ये सब मेरे लिए नया था। उसने धीरे से मेरा हाथ थामा। अब हमारी अंगुलियां उलझ गई थीं। मेरे होंठ कांप रहे थे। मैंने पहली बार अपनी मर्जी से उसकी तरफ नजर उठाई थी। मुझे ऐसे लगा जैसे दो दिलों के दरमियान एक दीवार टूट गई हो। मुझे इतना मजा आ रहा था कि मैंने उसके कान में कहा, आज ये दरवाजे के बाहर की दुनिया भूल जाओ। एक तरफ में थी बरसों की प्यासी और दूसरी तरफ वो था जिसके पास ताकत थी, चाहत थी। वो दिन मेरी जिंदगी का रख बदलने वाला दिन बन गया था। अगले दिन दोपहर का वक्त था। गर्मी बहुत थी और गली बिल्कुल सुनसान थी। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि न जाने वो आएगा या नहीं। कल का दिन मेरी जिंदगी में तूफान ला चुका था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे अजनबी के साथ मेरा दिल लग जाएगा। दिल में अजीब कशमकश चल रही थी। वो अजनबी मेरी जरूरत बन गया था। मैं अभी यही सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने कल वाला मंजर फिर ताजा होने लगा। आज वो मुतमईन लग रहा था। इसके हाथ में कालीन थे, लेकिन आंखों में कुछ और था। वो मुस्कुराता हुआ अंदर आया। मैंने दरवाजा बंद किया। वो मेरे जिस्म को देख रहा था। मेरे दिल को अजीब लज्जत मिल रही थी। वो कहने लगा, बीबी जी, आपका इंतजार था। मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, और मुझे तुम्हारा इंतजार था। ये कहते हुए मेरी आवाज कांप रही थी। कमरे में जाते ही उसने कालीन एक तरफ रखे और मेरे करीब आकर बैठ गया। इसकी कुर्बत से फजा में फिर वही कशिश फैल गई। मैंने हिम्मत करके कहा, कल जो हुआ वो सब मेरा राज है, किसी को पता न चले। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा। मेरे दिल को सुकून मिला था। मैंने सोचा कि ये शख्स मेरे अंदर के खला को भर रहा है। कुछ देर हम खामोश बैठे रहे। फिर वो कहने लगा, आपकी आंखों में एक जादू है। उसकी बात सुनकर मैंने नजरें चरा ली, लेकिन मेरा दिल अंदर से बहुत खुश था। ऐसी बातें मुझे कभी सुनने को नहीं मिलती थीं। उसने मेरा हाथ फिर से थाम लिया। इस बार मैंने हाथ नहीं खींचा। यूं लगा जैसे दोनों के दरमियान एक नया रिश्ता वजूद में आ चुका हो। मेरी सांस तेज हो रही थी, लेकिन दिल चाह रहा था कि ये लम्हा कभी खत्म न हो। मैंने आहिस्ता से कहा, तुम जानते हो कि मेरा शौहर हफ्ते में सिर्फ एक बार आता है, बाकी दिन में बस तन्हा रहती हूं। वो धीरे से कहने लगा, बाकी दिन की सारी तन्हाई अब मेरी है। आपका दिल अधूरा नहीं रहेगा। इसकी बात सुनकर मैं कांप उठी। इसके अल्फाज मेरे अंदर की प्यास को बढ़ा रहे थे। कमरे में इतनी खामोशी थी कि हम दोनों की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। अचानक मेरा बच्चा जाग गया। मैं भागकर कमरे से बाहर आई तो देखा बच्चा रो रहा था। मैंने गोद में उठाकर दूध पिलाया। वो पठान कमरे से बाहर खामोशी से आया और फासले पर बैठ गया। मैंने हैरत से उसको देखा। वो कहने लगा, बीवी बच्चे का हक पहले है। ये सुनकर मेरे दिल में उसके लिए मजीद नरमी आने लगी। जब बच्चा सो गया तो मैं फिर उसके पास आई। वो हल्की मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रहा था, जैसे कह रहा हो, अब ये लम्हे हमारे हैं। वो आहिस्ता से कहने लगा, बीबी, राज छिपाना मुश्किल होता है, लेकिन आपकी आंखों ने मुझे सब सिखा दिया। अब ये रास्ता तय हो चुका है। मैं खामोश रही, लेकिन दिल से बात मान चुकी थी। मुझे पता था कि अब ये सिलसिला रखने वाला नहीं था। वो दिन भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, मेरे भाई मुझे बचपन से ही बहुत प्यार करते थे और मैं भी उनके बहुत करीब थी। मैं अम्मी अब्बू से भी ज्यादा उनसे लगाव रखती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई और हमारी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। इस वक्त मैंने नई जवानी में कदम रखा था और अपनी सहेलियों से मर्द और औरत के रिश्तों के बारे में नई नई बातें सुन रही थी। भाई से मेरी दोस्ती इतनी गहरी थी कि मैं इनसे हर बात शेयर कर लेती थी और इनसे बातों करके मुझे बहुत सुकून मिलता था। एक रात की बात है कि अम्मी और अब्बू घर पर नहीं थे। भाई के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उन्होंने मुझसे कहा, कोमिल, जरा चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आओ,
मैंने जल्दी से चाय बनाई और भाई के कमरे में ले गई। भाई ने चाय साइड टेबल पर रखवा दी। मैं उनके पास ही लेट गई कि भाई का सर दबा दो। भाई अपना फोन देख रहे थे। भाई मुझे वीडियो दिखाने लगे। इस वीडियो को देखकर मुझे बेचैनी होने लगी। चलो दोस्तों, मैं शुरू से बताई हूं कि क्या हुआ। मेरा नाम कोमिल है और मैं 19 साल की हूं। अभी अभी मैंने 12वीं क्लास पास की है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे अब्बू मेरी पढ़ाई के खिलाफ थे। मैंने अम्मी और भाई से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूं, तो क्या आप दोनों मेरी मदद करोगे और अब्बू को मनाओगे? अम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन अब्बू नहीं मान रहे थे। उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और इश्क या माजरे ज्यादा होते हैं। तब मेरे भाई ने अब्बू को समझाया और मेरी गारंटी दी कि कोमिल ऐसा कुछ नहीं करेगी, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगी। तब जाकर अब्बू मान गए और भाई से कहा, आज से कोमिल की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर उसने कुछ भी गलत किया तो इस घर और खानदान की इज्जत पर दाग लगेगा और कोमिल के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं। भाई ने अब्बू से कहा, अब फिक्र मत करे, मैं कोमिल की हर हरकत पर नजर रखूंगा। इस वक्त मुझे पता नहीं था कि भाई के जहन में क्या चल रहा है और वो मेरी इतनी हिम्मत अफतराई क्यों कर रहे हैं। लेकिन मजे की बात ये थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी और भाई की दोस्ती इतनी आगे तक जाएगी। कुछ ही दिनों बाद भाई ने मेरे साथ जाकर मेरा कॉलेज में दाखिला करा दिया। शुरुआत में मैं खूब दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी और कॉलेज में किसी के साथ ज्यादा मिलती नहीं थी। जो भी कॉलेज में होता वो सब मैं रात को भाई को बता देती। भाई भी मेरे साथ बहुत फ्रेंडली हो गए थे। अब मुझे लगने लगा कि वो मुझे कुछ अजीब नजरों से देखते हैं। भाई गांव में ही रहते थे और नौकरी की वजह से यहीं रुक जाते और हफ्ते बाद गांव जाते। कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई। इसके साथ दोस्ती करने के बाद मेरी जिंदगी बदलने लगी। इसने मुझे बताया कि इसकी मंगनी हो चुकी है और एक दिन इसने मुझे अपने मंगेतर से भी मिलवाया। मेरी सहेली ने मुझे बताया कि उनकी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ तमाम हदें पार कर चुके हैं। इसके बाद मैं अपनी सहेली से वो सब कुछ पूछने की कोशिश करने लगी जो शायद मुझे किस उम्र में पूछना ठीक नहीं था। उम्र ऐसी थी कि मैं इन बातों की वजह से आसानी से गलत रास्ते पर जा सकती थी। और फिर ऐसा ही होने लगा। मुझे भी इन बातों में दिलचस्पी होने लगी। मेरे किसी लड़के से दोस्ती नहीं थी, इसीलिए जब भी मैं ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में भाई की तस्वीर आ जाती। लेकिन भाई का रवैया और उनकी बातें मेरी सोच को मजीद परेशान करते थे। हालांकि मैं अभी तक भाई के दिल की बात नहीं जान पाई थी। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद वो भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन कभी कभी उनका रवैया बहुत सख्त हो जाता था। वो मुझे याद दिला देते कि अब वो कितने सख्त हैं और अगर मैंने कोई गलती की तो मेरे साथ साथ उनका भी बड़ा हाल हो जाएगा। इनकी ये बातें सुनकर मैं खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती, लेकिन कहते हैं ना कि जवानी अंधी होती है। जवानी तो ऐसी ही है जैसे सर्दी में आग जल रही हो तो हाथ गर्म कर ही लिए जाते हैं। मैं जैसे ही कॉलेज जाती फिर वही सब बातें सुनने को मिलती। फिर मैं कॉलेज से घर आकर अपनी दोस्तों की बताई हुई बातों को सोचने लगती। इस दिन मेरे भाई जॉब से घर वापस आए तो आकर बैठ गए और पूछने लगे, क्या सोच रही हो कोमिल? मैं अपनी हर बात भाई को बताती थी, फिर वो चाहे जैसी भी बातें क्यों ना हों। भाई भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ बताओ, क्या बताना है तुम्हें? तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें क्या बताया है? मैंने इनसे कहा, मेरी दोस्त मुझे बता रही थी कि इंटरनेट पर बहुत किस्म की वीडियोस होती हैं जिनमें हर तरह की वीडियोस मिल जाती हैं। तो मैं ये कह रही थी कि आपके पास भी तो मोबाइल है और साथ में नेट का पैकेज भी लगा हुआ है। आपने भी वो वीडियोस देखी होंगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर वीडियोस देखें और एंजॉय करें। मैंने ये बात अपना चेहरा भाई के करीब लाकर सरगोशी वाले अंदाज में कही। वो फटी फटी आंखों से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे लगा जैसे वो मुझे अच्छी तरह से पटाई लगाएंगे, लेकिन फिर अचानक ही उन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर शायद दिल ही दिल में कुछ फैसला किया और फिर वो मुस्कुरा पड़े और मुझे सरगोशी वाले अंदाज में कहने लगे, देखो कोमिल, ऐसी बातें अब्बू के सामने मत करना, वरना तुम्हारा तो बुरा हाल होगा ही, साथ में मुझे भी घर से निकाल देंगे। बाकी रही वीडियोस देखने की बात, तो तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें तमाम वीडियोस दिखा दूंगा।
भाई की आंखों में एक शरारत थी जो उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद भाई अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई करने लगी और आने बारे में सोचने लगी। अब मेरा दिल किताबों में नहीं लगता था और रात को क्या होगा यही सोचने लगी। लेकिन पढ़ाई करना भी जरूरी था, क्योंकि पढ़ाई के मामले में भाई बहुत ही ज्यादा सख्त थे और मुझे कहते थे कि सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई और बाकी मौज मस्ती बाद में है। उनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छी रहोगी तो तुम्हारे अब्बू भी समझ जाएंगे कि लड़की पढ़ रही है और तुम्हारी आजादी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। उनकी ये बात मुझे भी बिल्कुल ठीक लगती थी, इसलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाली और दिल लगाकर अपना कॉलेज का काम करने लगी और जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी मेरे दिल में भी बांचल हो रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से आजाद हुई तो रात को आराम से मैं भाई के कमरे में चली गई। मैं जब कमरे में गई तो भाई लड़कियों की मैगजीन देख रहे थे। मुझे देखते ही वो मुस्कुराने लगे और उन्होंने वो मैगजीन छुपा दी। सर्दियों का मौसम चल रहा था और सर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। आज रात तो सर्दी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं जाते ही भाई के बिस्तर में घुस गई और भाई के पास चिपक कर बैठ गई और उनसे कहा, अब मुझे जल्दी से वीडियो दिखा दो, नहीं तो फिर अब्बू के आने का टाइम हो जाएगा और फिर बुरा टाइम जाया हो जाएगा। ये कहकर मैंने वीडियो देखना शुरू कर दी। वीडियो देखते ही मुझे अपने अंदर एक अजीब सा तब्दीली महसूस होने लगी। लेकिन मैंने अभी कुछ ही वीडियोस देखी थी कि अचानक अब्बू मेरे कमरे में आ गए। अब्बू ने सख्त आवाज में कहा, इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो, चलो अपने कमरे में जाओ। अब्बू बहुत सख्त गुस्से में थे और मैं उनसे काफी डरती थी, इसलिए जैसे ही उन्होंने ऐसा कहा मैं सब कुछ भूल गई और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मैंने सोचा कि जैसे ही अब्बू भाई के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाएंगे मैं फिर से भाई के कमरे में चली जाऊंगी। लेकिन इस रात अब्बू को भाई से कोई जरूरी काम था, इसलिए वो काफी देर तक उनके कमरे में ही बैठे रहे। मैं इंतजार करते करते सो गई और पता है नहीं चला कि अब्बू कब भाई के कमरे से निकल गए। अगले दिन कॉलेज से लौटने के बाद मैं बेसब्री से रात का इंतजार करने लगी। मैंने कुछ वीडियोस देख ली थी और उन्हें देखने की ख्वाहिश मुझे बेचैन कर रही थी। जब रात हुई तो मैं भाई के कमरे में वीडियो देखने के लिए चली गई, लेकिन भाई ने कहा, भी मैं अपने ऑफिस का काम निपटा लूं, फिर तुम थोड़ी देर बाद आ जाना, मैं तुम्हें वीडियो दिखा दूंगा। मैं सुबह से ही वीडियो देखने के लिए परेशान थी, इसलिए भाई पर थोड़ा गुस्सा करके वापस अपने कमरे में गई। इसी लम्हे मेरे मोबाइल पर एक नए नंबर से मैसेज आया। उसने एक तस्वीर भेजी थी और उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं तस्वीर को देख ही रही थी कि उस शख्स ने मैसेज करना शुरू कर दिया। वो बहुत रोमानवी अंदाज में बात कर रहा था। मैं पहले से ही बेताब थी, इसलिए मैं भी उसी अंदाज मैं जवाब देने लगी। फिर मुझे ख्याल आया कि ये बात मैं भाई को बतानी चाहिए। मैं फौरन भाई के कमरे में गई, लेकिन उनका दरवाजा बंद था, इसलिए मैं वापस अपने कमरे में आ गई और इस अनजान लड़के से बात करने लगी और आधे वक्त छत पर जाने लगी। भाई ने मुझे देख लिया और कहा, इस वक्त छत पर क्यों जा रही हो? मैंने बहाना बनाया कि कपड़े ले जा रही थी और फौरन वापस पलट आई। रात के 12 बज रहे थे, मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। मेरे जहन में शक हुआ कि कहीं भाई ही तो मुझे नए नंबर से मैसेज नहीं कर रहे हैं। खैर, मैं यही सोचते सोचते सो गई और एक ख्वाब देखा। ख्वाब में भाई मेरे साथ थे और काम को करने को कह रहे थे कि तभी अचानक मेरी आंखें खुल गई। सुबह हो चुकी थी और मैंने देखा कि भाई का मूड बहुत अच्छा था। वो मेरे साथ हंसते हुए बातों कर रहे थे। इससे पहले मैं कॉलेज पैदल जाया करती थी, लेकिन इस दिन भाई ने कहा, आज मैं तुम्हें अपनी बाइक पर कॉलेज छोड़ने जाऊंगा। मैं भी उनके साथ चल पड़ी। कॉलेज खत्म होते ही जैसे ही मैं गेट से बाहर निकली तो देखा कि भाई पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे हैं। इस दिन मैं बहुत ही उदास थी क्योंकि मेरी सहेली मुझसे नाराज थी। कॉलेज से बाहर निकलते ही जैसे ही मैं बाहर निकली तो देखा कि भाई पहले से ही मेरा इंतजार कर रहे थे। इस दिन अम्मी अब्बू घर पर नहीं थे, शायद किसी रिश्तेदार की शादी पर गए हुए थे। घर आकर भाई ने मुझसे पूछा, तुम्हें दोबारा वीडियो देखने को क्यों नहीं कहा? मैंने जवाब दिया, मैंने तो पहले ही देख ली थी। ये सुनकर भाई चौंक गए और मेरी तरफ देखने लगे। उन्होंने पूछा, तुमने कैसे देख ली? तुम्हारे पास तो सिर्फ वॉइस पैकेज होता है। मैंने बताया,
मेरा एक नई दोस्त देने इसने भेजी थी। मैं रात को आपको बताने आई थी, लेकिन आप मसरूफ थे। मैंने देखा कि भाई मेरे मोबाइल पर कुछ ढूंढ रहे थे। मैं आज भी उस अनजान लड़के के मैसेज का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया था। भाई भी कुछ कहने को हिचकचा रहे थे। तभी मैंने मोबाइल उठा लिया और खुद ही इस नंबर पर मैसेज करने लगी, लेकिन भाई ने मेरा मोबाइल अपने पास रख लिया। मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और भाई से कहा, अब तो मेरा मोबाइल वापस कर दे। भाई ने कहा, दे दूंगा, लेकिन पहले तुम बर्तन समट कर मेरे कमरे में आ जाओ। मैं खुश हो गई कि शायद गुस्से में आकर आज भाई मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। मैंने जल्दी से बर्तन समटे और कॉलेज का काम भी खत्म किया। रात के 11 बज चुके थे जब मैं भाई के कमरे में गई और उनसे कहा, अब मेरा मोबाइल वापस कर दो, मुझे इस दोस्त से बात करनी है। भाई ने कहा, फिर मैंने एक ही झटके में, मेरा नाम कामरान है और मेरी उम्र 21 साल है, मेरी बहन का नाम सायरा है। हम खानदान वाले प्यार से उसे बनी कहते हैं। और एक का नाम कंजा, कंजा मेरी छोटी बहन है। और मेरी माँ का नाम सलमा है। मेरे वालिद सरकारी मुलाजिम हैं और हम कराची में रहते हैं। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी और अब एक अच्छी नौकरी की तलाश में था। ये मंगल का दिन था। हम सब खानदान वाले घर पर तही मेरी बहन भी घर पर मौजूद थी। मेरी वालिद और मेरी माँ भी मौजूद थे। मगर आज के दिन हम सब खानदान वाले आम तौर पर दोपहर 12 बजे उठते थे, लेकिन मेरी आंखें सुबह 10 बजे खुल गई। हमारा घर 2 मंजिलों पर था। तमाम खानदान वाले नीचे थी और मेरा कमरा ऊपर था। जब मैं पानी पीने के लिए नीचे आया तो मेरी माँ और वालिद एक दूसरे को सुकून दे रहे थे और मैंने उन्हें देख लिया। मैंने देखा कि माँ मेरे वालिद से कह रही थी कि अब तुम में वो ताकत नहीं जो पहले हुआ करती थी। पहले तुम 1 घंटे तक मैच खेलते थे, अब तुम 5 मिनट में आउट हो जाते हो और मेरी भी बाकी रहती है। जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी माँ को ऐसी हालत में देखा था। यकीन, मेरी माँ आज भी बहुत खूबसूरत थी। उससे पहले कि वो मुझे इतनी जल्दी से पानी पिया और अपने कमरे में ऊपर आकर दोबारा सो गया। अब दोपहर के 2 बजे मेरी माँ ने कहा कि कामरान, आज इतनी देर तक क्यों सो रहे हो? मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे नहीं पता था, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। माँ ने कहा, जल्दी उठो, नहाओ और तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। मैंने कहा कि मना से जाओ, मैं नहीं कराता हूँ। मैं दोबारा सो गया। अब सुबह के 4 बजे मैं दोबारा मेरे कमरे में आई और मुझे कहा कि मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी। जल्दी नीचे आओ, मैंने कहा। नहीं, मैं जाऊं, मैं नहा कर आता हूं। माँ ने कहा, तुम ना आओ, मैं तुम्हारे लिए बाहर इंतजार करती हूं। मैं जल्दी ना चला गया। मुझे याद आया कि मैं तो लेना भूल गया था। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे तेरी यादों। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें देती हूँ। मैंने तौलिया लपीटा और कमरे में आया। मैंने देखा कि मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने कहा, अब तुम नीचे जाओ, मैंने नहा लिया है, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। जब माँ ने मुझे मेरी हालत में देखा, उन्होंने कहा कि इमरान खान, तुम बड़े हो गए हो लगता है, अब मैंने तुम्हारे लिए दिल ही नहीं पड़ेगी। मैंने कहा, नहीं माँ, अभी कोई जल्दी नहीं है। घर में भी 2 बहनें हैं, मुझे उनकी शादी करवानी है, बाद में देखूंगा। मैंने पूछा, माँ क्या बाकी सब खानदान वालों ने नाश्ता कर लिया? माँ ने कहा, हाँ, तुम्हारे अबू नाश्ता करके कुछ काम के लिए बाहर गए हैं और तुम्हारी बहन टीवी देख रही है। मैंने कहा, माँ, मुझे अभी नाश्ता करने का मूड नहीं है। माँ ने कहा, आओ, मैं तुम्हारा कमरा साफ करती हूँ। जब मैं झाड़ू देने के लिए बैठी तो उनकी कमर देखकर मुझे सोबों के सारे मनाजर याद आने लगे। अब मुझे माँ से कहने का दिल चाह रहा था कि सब मैंने तुम्हें
और अबू को बीच खेलते देखा है, और मैंने ये भी देखा कि अबू अब तो ही सुकून नहीं दे पाते। तो अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे सुकून ले सकती हो। लेकिन मुझे दर्द था कि मेरी माँ नाराज हो जाएंगी। पहली बार मेरी माँ मुझे इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं उन्हें पकड़ना चाहता था, लेकिन मुझे डर था। मैं कमरे में बैठ गया और मेरी माँ ने पूरा कमरा साफ किया और मुझसे कहा, कामरान, अब मैं नीचे जाती हूँ और तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती हूँ। तुम जल्दी से आओ। मैंने कहा, रखो ना, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। अब मैंने कहा, हाँ बताओ। मैंने कहा, मेरे लिए दुल्हन ढूंढो, बल्कि मेरे लिए कोई लड़की ढूंढो जिसके मैं दोस्त बन सकूं। हमने कहा, बेशक मैं तेरी माँ हूं, तो अपनी माँ से क्या बातें कर रहा है? कुछ शर्म कर। मैंने कहा, उमा, तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? तुम और बाप हैं तो वो काम एक साथ करते हो। मैं भी वही करना चाहता हूं। अब मुझे रात को नींद नहीं आती। अम्मा ने कहा, अपनी बाप के आने दो। मैं तुम्हारे बाप को बताऊंगी कि तुम्हारा बेटा अब क्या हो गया है और मुझसे लड़की ढूंढने को कह रहा है। अब मैं गिर गया। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैंने तो बस तुमसे मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं अपना ऐसी करूंगा और फिर शादी करूंगा। तुम मेरे लिए अच्छी दुल्हन ढूंढना। मेरी मिमी अब नीचे चली गई और मैदा रहा था और पछता रहा था कि मैंने आज मम्मी से क्या कह दिया। मैंने दिल में फैसला कर लिया था कि अब मैं अपनी उम्मी के साथ वही काम करूंगा जो मेरे अबा करते थे। मैं नीचे आया। मेरी छोटी बहन कंजा और मेरी बड़ी बहन साजदा, जिसे मैं प्यारबनी कहता था, दोनों एक हिंदुस्तानी फिल्म देख रही थी। उसने मुझसे कहा, भाई आज तुमने पूरा आतिबार खराब कर दिया। हम सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कि तुम कब नीचे आओगे और हम तुमसे फिल्म के लिए कहेंगे, लेकिन तुम अब जाकर आ रहे हो शाम को। मैंने कहा, कोई बात नहीं बनी, तुम मोबाइल पर देख लो। आजकल तो जदीद दौर है, सब कुछ मोबाइल पर आता है। मैंने कहा, नहीं भाई, टीवी पर फिल्म देखने का मजा कुछ और है। आज मैंने अपनी बड़ी बहन को देखा, वो भी बड़ी हो गई थी। उसका अंदाज भी जबरदस्त था। मैंने पहले कभी अपनी बहन को इस तरह नहीं देखा था। अब मैंने फैसला कर लिया था कि पहले मैं अपनी माँ के साथ वो सब कुछ करूंगा, फिर अपनी बड़ी बहन के साथ, और फिर अपनी छोटी बहन के साथ मुझे सुकून देगा। मेरी माँ मेरे लिए नाश्ता लेकर आई और मुझसे कहा, कामरान, जल्दी नाश्ता करवा और फिर बाजार जाकर रात के खाने के लिए सामान ले आओ। मैंने कहा, ठीक है माँ। अब मैं सोच रहा था कि माँ को इस काम के लिए कैसे राजी करो, क्योंकि मेरी माँ इतनी जवान और खूबसूरत थी कि किसी का भी दिल उनकी तरफ सकता था। बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक कैमरा खरीदूं और उसे माँ और अबा के कमरे में आओ। फिर मैं वो सारे मनाजर देखूंगा जो माँ और अबा रात को करते हैं। मेरे दिल ने कहा कि ये ख्याल ठीक है। मुझे बाजार सब्जियां खरीदने जाना था, लेकिन उससे पहले मैं एक कैमरा शॉप पर गया। मैंने उससे कहा कि एक छोटा सा कैमरा होना चाहिए जो नजर ना आए, बस उसे कमरे में लगाएं। उसने कहा कि ये तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा, कल या परसों आकर ले जाना। मैंने उसे एडवांस पैसे दिए और कैमरा लेने का बंदोबस्त किया और फिर घर चला गया। शाम को वापस आया। मेरी माँ ने बहाना बनाया और सब खानदान वालों ने मिलकर एक फिल्म देखी। अब रात हो रही थी। मेरी बहन अपने कमरे में चली गई। मेरी माँ और बाप भी अपने कमरे में चले गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार वही मनाजर याद कर रहा था। मैं भी अपने कमरे में आया और खुद को सुकून देने के लिए मोबाइल एक्स फिल्म चलाएं और खुद को सुकून देने लगा और अपनी माँ को भी याद करने लगा कि कब वो दिन आएगा जब मैं अपनी माँ के साथ ये सब करूंगा। अब मैं सोने की तैयारी करने लगा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी।
मैं दोबारा पानी पीने के लिए नीचे गया और फिर मैंने देखा कि माँ और अब एक दूसरे के साथ मसरूफ थे। मैं उन्हें उसे देख रहा था। मैंने देखा कि माँ ये सब काम बड़े जोश से कर रही थी, लेकिन अब आप बहुत कमजोर लग रहे थे और फिर अब आप 5 मिनट में आउट हो गए। लेकिन मैं ने ताका माँ की बेचैनी अब बढ़ रही थी। माँ ने बनाया और सो गई। फिर मैं दोबारा अपने कमरे में अभर आया। अगली सुबह मैं जल्दी उठा और नीचे आया। जब मैं आया तो मेरी बहनें सो रही थी और मेरी माँ नाश्ता बना रही थी। मैंने आबा के बारे में पूछा तो मेरी माँ ने कहा कि वो काम के लिए चले गए हैं। मैंने माँ से कहा, माँ मैं से कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुम वादा करो कि तुम मुझे डांटोगी नहीं। माँ ने कहा, क्या हुआ? कामरान बताओ। कोई बात नहीं। लेकिन फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि ये इस बारे में बात करने का सही वक्त नहीं है और मैंने मौज़ूआ बदल दिया। मैंने कहा कि उमरान नाश्ता करो और आज तुम अपनी नौकरी पर मत जाना। मैं बहुत सारा काम है, मेरी मदद करो। मैंने सोचा कि ये माँ को जीतने का अच्छा मौका है। मैंने कहा, ठीक है, मैं बताऊं मुझे क्या काम करना है। माँ ने कहा, स्टोर रूम कई महीनों से बंद है, उसे साफ करने की जरूरत है और उसमें बहुत सारा भारी सामान रखा है, तो उसे हटाओ ताकि मैं उसे साफ कर सकूं। मैंने कहा, हाँ ठीक है माँ, मैं नाश्ता कर लेता हूँ, तुम भी आओ, हम दोनों मिलकर साफ करेंगे। माँ ने कहा, ठीक है, और फिर मैंने नाश्ता किया। माँ ने कहा, मैं तुम्हारी बहनों को भी जगाती हो, वो भी हमारी मदद करेंगी। आज हम पूरा घर साफ करेंगे। मैंने कहा, नहीं माँ, आज उन्हें तकलीफ मत दो, जो भी काम है मैं कर दूंगा। मुझे बताओ। उमा ने कहा, ठीक है। अब उमा और मैं स्टोर रूम में गई। अब मैं किसी न किसी बहाने से उनके पीछे खड़ा हो जाता या नहीं छोटा, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरी उमा को भी मेरी हरकतें अच्छी लग रही थी और वो मुझे कुछ करने नहीं दे रही थी। इस तरह मैं सारा दिन इमाम के साथ वो काम करता रहा और मुझे वक्त पता ही नहीं चला। आज शाम हो गई। पहली बार मुझे घर के काम करने में इतना मजा आया। शाम को अभी घर वापस आ गए। आज मैंने अपनी बहन से कहा, बनी आज तुम दोनों मेरे कमरे में आओ, हम लॉडो गेम खेलेंगे और शर्तें भी लगाएंगे वगैरह। मैं सोच रहा था कि अपनी बहनों को कैसे हासिल करूं, लेकिन मेरी बहन ने कहना शुरू कर दिया, नहीं भाई, हम लॉडो नहीं खेलते और ये बहुत बोरिंग हो जाता है। तुम ये करो, तुम हमारे कमरे में आओ, हम अच्छी फिल्म देखेंगे। मैंने कहा, बनी थी कि ये भी ठीक है, फिर मैं रात को तुम्हारे कमरे में आऊंगा और कोई फिल्म ढूंढ कर अपने साथ रखूंगा। मेरी बहनों ने कहा, ठीक है। अब मैं सोच रहा था कि कब मैं अपनी बहनों और अपनी माँ के साथ वो काम करूंगा। फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने कहा, मैं तुम भी हमारे साथ फिल्म देखो। मैंने कहा, नहीं भाई, मुझे बहुत सारा काम है और वैसे भी आज मैंने काम किया है, मैं थक गई हूं। आज मैं जल्दी सो जाऊंगी और फिर तुम्हारे अब्बा को सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, उनके लिए नाश्ता तैयार करना है और तुम कब तक ऑफिस से छुट्टी लेते रहोगे? तुम भी काम पर जाओ, जल्दी सो जाओ, कोई